हेलो बच्चों। आज हम एक एनसीईआरटी का 13 चैप्टर 3D का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है और काफी बच्चों की प्रॉब्लम है। ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक से आपका मिसलेनियस एक्सरसाइज का चैप्टर 11 3D का क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है। बहुत अच्छा है, अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो जरा देखते हैं एक बार। बोल रखा है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द टू लाइन दिस एंड दिस। दो लाइन की आप लोगों को कार्टेशियन इक्वेशन दे रखी है और एक लाइन जो इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर है और गिवन पॉइंट से पास हो रही है, उसकी इक्वेशन आपसे पूछ रखी है। देखिए बच्चों, यानी कि सॉल्यूशन में आपके पास है, आपको दो लाइन गिवन है। मैं एक बार ड्रॉ कर देता हूं, जैसे फर्स्ट ऑफ दिस एंड एक सेकंड लाइन ये है। स्क्यू लाइन है ना, पता है ना बेटा, स्क्यू लाइन। 3D में स्क्यू लाइन यूं हो सकती है, स्पेस की अगर मैं बात करूं, जरूरी नहीं कि वो आपस में पैरेलल हो या इंटरसेक्ट करें। स्क्यू लाइंस, ठीक है, जो ना ही इंटरसेक्ट करती स्पेस में, ना ही एक दूसरे के पैरेलल होती, सिर्फ स्पेस में पॉसिबल है, प्लेन में ये चीज पॉसिबल नहीं है, स्क्यू लाइंस वाला। तो एक लाइन ये है जिसकी मुझे इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, और जो किसी एक पॉइंट से पास हो रही है, पी पॉइंट में लेट कर लेता हूं बच्चों दिस। ये मेरा पी पॉइंट हो गया। ओके, गिवन इक्वेशन ये L1 मान लेते हैं, ये L2 एंड लेट L3 की मुझे इक्वेशन निकालनी है, यानी कि टू फाइंड इक्वेशन ऑफ L3। अब आपको पता है, किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए या तो टू पॉइंट फॉर्म हो या एक पॉइंट और पैरेलल वेक्टर गिवन हो। किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए मुझे एक पॉइंट जरूरत होती है और एक उसके पैरेलल वेक्टर चाहिए। अब इसके पैरेलल वेक्टर है, मान लेता हूं मैं, लेट इसके पैरेलल वेक्टर मैंने मान लिया एम वेक्टर। लेट एम क्या, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। ए आई बी जे सी के मैंने अपनी तरफ से L3 का कोई पैरेलल वेक्टर मान लिया। अब बस मुझे ये पैरेलल वेक्टर मिल जाए, पॉइंट मेरे पास है ही, पॉइंट और पैरेलल वेक्टर की मेरे पास फॉर्म है ही। क्या फॉर्म है मेरी, x माइनस x1 इक्वेशन ऑफ L3, x माइनस x1 पॉइंट और बाय में ए पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशो, y माइनस y1 बाय बी और z माइनस z1 बाय सी। ये इक्वेशन है। अब x1 y1 z1 तो मुझे पता है, 1 2 और -4। ए बी सी मुझे निकालने हैं। चलिए कैसे निकालेंगे। अब एक चीज देखिए, आपके पास L1 लाइन की इक्वेशन है, L1 लाइन की, ये लीजिए, ये L1 की इक्वेशन है। तो आपको पता है L1 के L1 के पैरेलल वेक्टर कौन सा होगा। L1 लाइन के पैरेलल वेक्टर, मैं उसको नाम दे देता हूं M1। M1 वेक्टर जो है वो L1 के पैरेलल है, और वो कैसे निकलेगा, जो कार्टेशियन फॉर्म में डिनोमिनेटर में लिखे होते हैं, जैसे 3 -16 और 7, 3i -16j प्लस 7k। जो भी कार्टेशियन इक्वेशन में स्टैंडर्ड फॉर्म है, पहले तो ये चेक कर लो, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, एक्स वाई जेड इधर उधर है तो माइनस वगैरह कॉमन लेके उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाइएगा। आने के बाद आपके जो डिनोमिनेटर में होते हैं वही पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो होते हैं। तो मैंने पैरेलल वेक्टर बना लिया इसका। इसी तरह से L2 जो है, L2 आपके पास L2 की इक्वेशन है ये, लीजिए। ओके, अब मैं L2 का पैरेलल वेक्टर कैसे ढूंढूंगा। L2 के पैरेलल मैंने मान लिया बच्चों कि M2 कोई इसके पैरेलल वेक्टर है। तो M2 क्या निकलेगा मेरा, वही नीचे वाले 3i 8j -5k। पहले देख लो,
क्या ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है? बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म से नीचे से मैंने इसके पैरेलल वेक्टर चुरा लिया। अब एक बात बताइए, क्वेश्चन में गिवन है जो लाइन की इक्वेशन मुझे निकालनी है, यानी कि L3 की मुझे जो इक्वेशन निकालनी है बच्चों, वो इन दोनों के परपेंडिकुलर है, वो इसके भी परपेंडिकुलर है और इसके भी परपेंडिकुलर है। एक बात बताइए, अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है बच्चों, तो उनके पैरेलल वेक्टर भी क्या होंगे? आपस में परपेंडिकुलर होंगे। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं, तो इसके पैरेलल वेक्टर ये, और एक लाइन ऊपर है उसके पैरेलल वेक्टर वो। लाइन परपेंडिकुलर, उनके पैरेलल वेक्टर में भी वही एंगल होता है 90 डिग्री का, तो इनके पैरेलल वेक्टर भी आपस में परपेंडिकुलर होंगे। क्लियर? अब ऐसा है तो m और m1 की डॉट जीरो मिलेगी और m और m2 की डॉट जीरो मिलेगी, क्योंकि m जो है m1 के साथ भी परपेंडिकुलर हो जाएगा और m2 के साथ भी परपेंडिकुलर हो जाएगा। आइए नाउ L1 perpendicular L3, so this implies m वेक्टर डॉट m1 वेक्टर भी जीरो मिलेगा, क्योंकि उनके पैरेलल वेक्टर की डॉट जीरो मिलेगी। यहां तक क्लियर बच्चों? कोई डाउट? इसके बाद देखिए m वेक्टर क्या है आपका, ए आई बी जे प्लस सी के डॉट m1 क्या है, 3i माइनस 16j प्लस 7k इज इक्वल्स टू 0। यहां से आपकी इक्वेशन आएगी, क्या है इक्वेशन? 3a प्लस सॉरी 3a आई डॉट आई माइनस का 16b प्लस का 7c इज इक्वल्स टू 0, इक्वेशन 1। ये लीजिए बच्चों, क्लियर है? फर्स्ट इक्वेशन आ गई एबीसी में। सेकंड इक्वेशन के लिए क्या करेंगे? अब L1 जो है, सॉरी L3 है, L2 के भी परपेंडिकुलर है, L2 परपेंडिकुलर L3, इसलिए M की डॉट M2 के साथ भी क्या मिलेगी? जीरो। अब M वेक्टर आपको पता ही है बेटा, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, ओके, और डॉट M2 क्या है, 3i प्लस 8j माइनस 5k, ये रहा M2 बेटा आपका। ठीक है, यहां से मेरी अब सेकंड इक्वेशन आएगी। सेकंड इक्वेशन ए बी सी में वही तो निकालना है मुझे। सेकंड इक्वेशन करो, 3a आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के, बाकी तो जीरो हो जाएंगे, तो 8b माइनस 5c इज इक्वल्स टू 0। अब यहां तक काफी बच्चों की इक्वेशन बन जाती है, इसके बाद सोल्व कैसे करना है उसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है। आइए आज हम आपको सिखाते हैं बच्चों कि इसके बाद इक्वेशन बनने के बाद इनको कैसे सोल्व करना है। आप दोनों इक्वेशन को लिख लीजिए, दोनों इक्वेशन। फर्स्ट क्या होगी, 3a माइनस का 16b प्लस 7c इज इक्वल्स टू 0, 3a प्लस 8b माइनस 5c इज इक्वल्स टू 0। दोनों इक्वेशन लिख ली। अब इनको सोल्व करने का तरीका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड होता है बच्चों। क्या मेथड का नाम बताया? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। उसमें क्या होता है, आप क्या कीजिएगा, a इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू c। ठीक है, इसके अंदर हम इसको एक ट्रिक से याद रख सकते हैं। एबीसी तो लिख दिया, उसके बाद होता है 23-12, यानी कि 2-3-1-2, 2-3-1-2। इसका मतलब क्या है? 2 का मतलब है जो सेकंड टर्म है उसके कोफिशिएंट पहले लिख दीजिए, यानी माइनस 16 और 8 यूं लिख दीजिए। जो सेकंड टर्म है उसके कोफिशिएंट 2, फिर थर्ड टर्म को कोफिशिएंट लिख दीजिए, यानी 7 माइनस का 5। उसके बाद फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट लिख दीजिए, यानी कि 3 अगेन सेकंड टर्म के कोफिशिएंट लिख दीजिए, माइनस 16 एंड 8 लिख दिए। ये इस ट्रिक से याद कर सकते हैं, 2-3-1-2, सेकंड टर्म के कोफिशिएंट थर्ड के, फर्स्ट के, सेकंड के। ओके, इसके बाद देखो जो एबीसी आपने लिख दिया, इसके नीचे क्या आता है बच्चों, दिस मल्टीप्लाई माइनस दिस, यानी कि माइनस 16 इंटू माइनस 5, 80 माइनस 56। नाउ 7-3 21, इसके नीचे माइनस माइनस ऑफ 15। नेक्स्ट सी के नीचे डिनोमिनेटर में 8-3 24 माइनस
माइनस का 48। क्लियर है बच्चों? यहां तक किसी भी चीज की दिक्कत है किसी भी बच्चे को तो पूछ सकता है। ऑल ओके? चलिए अब देखो ए डिवाइडेड बाय, ओके बच्चों, 80 में से 56 जाएंगे 24, बी ये ऐड हो जाएगा 6 36, सी ये ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों 2 4 6 और एक 7 72। ठीक है बच्चों? क्लियर है इतना? अब एक काम करो, इसको थोड़ा सिंपलेस्ट बनाने के लिए 12 से मल्टीप्लाई कर दो सभी को, यानी मल्टीप्लाई बाय 12, थोड़ा सा सिंपलेस्ट लाने के लिए। सारे 12 से डिवाइड हो रहे हैं तो सभी साइड से रेशो करोगे तो सेम रहेंगी। तो a बाय 2, b बाय 3 और c बाय 6। ठीक है, कोई दिक्कत? 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 जा 3 जा और 6 जा। अब इसको क्या कीजिए आप, किसी k के इक्वल मान लीजिए, लेट k। क्यों? तीनों रेशो आपस में इक्वल है तो किसी ना किसी कांस्टेंट के इक्वल रही होगी, उसको मैंने क्या लेट कर लिया, k लेट कर लिया। अब यहां से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 2k, b की वैल्यू 3k एंड c की वैल्यू 6k। लीजिए ABC आ गए बच्चों। क्लियर है? अब हमारी जो इक्वेशन हमने स्टार्टिंग में की थी जरा देखिए, ये लीजिए, ये इक्वेशन हमारी थी जो हमें निकालनी थी L3 की। इसको हम नीचे एक बार दोबारा लिख लेते हैं, और मेरे जो पॉइंट्स थे एक बार वो भी देख लीजिए। जो मेरे पॉइंट्स थे वो क्या है, 1 2 -4। पॉइंट्स क्या है, 1 2 -4। आइए अब इसमें पुट कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा कि x माइनस ये x1 y1 z1 की तरह काम करेंगे 1, a क्या है आपका 2k, y माइनस y1 यानी 2, b क्या है आपका 3k, और z माइनस z1 माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा और 6k। अब आप k से मल्टीप्लाई करवा दीजिए ताकि जो कॉमन है सभी से वो हट जाएगा कि मल्टीप्लाई ऑल साइड बाय k। तो k से मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो फाइनल आंसर है आपका वो ये आ जाएगा बच्चों। क्लियर है? लीजिए, रिक्वायर्ड इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा, अगर कोई स्टेप समझ ना आया हो, कुछ भी ना आया हो, तो मुझे मैसेज कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा या मैं रिप्लाई कर दूंगा जिससे आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। तो ये हमारा क्वेश्चन था, इसको ध्यान से देखिएगा, ऐसे ही कुछ अच्छे क्वेश्चन और लेके आएंगे। बाय।